नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और देश लाइव में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। देश लाइव में आज दो मुद्दों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े ऐलान की, जिसमें विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में 14 अगस्त को मनाने का ऐलान किया गया है। और फिर बात करेंगे अफगानिस्तान के मुद्दे पर। शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े ऐलान के साथ। भारत अब 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में याद करेगा। स्वतंत्रता दिवस से ठीक एक दिन पहले मोदी सरकार ने यह बड़ा फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 14 अगस्त को लोगों के संघर्षों और बलिदान की याद में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बंटवारे के दर्द को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। ट्विटर पर ऐलान करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों भाइयों और बहनों को विस्थापित होना पड़ा और अपनी जान तक गंवानी पड़ी। इसीलिए सरकार ने उन लोगों के संघर्ष और बलिदान के याद करते हुए 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि ये दिन हमें भेदभाव, वैमनस्य और दुर्भावना के जहर को खत्म करने के लिए न सिर्फ प्रेरित करेगा, बल्कि इससे एकता, सामाजिक सद्भाव और मानवीय संवेदनाएं भी मजबूत होंगी। इसी खबर पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय चिंतक गुलरेज जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका एबी स्टार न्यूज़ पर। सर, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने यह ऐलान किया है कि विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में 14 अगस्त का दिन मनाया जाएगा, कितना अहम मानते हैं आप और आपके नज़रिए से कितना अहम यह फैसला? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये बहुत पहले होना था। ये मैं तो कहता हूँ कि 1948 में ही किया जाना था, क्योंकि हम देखिए कि इस प्रकार की जहाँ पर भी हिंसा हुई है वो मानवता की हत्या हुई है, चाहे वो कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में की गई हो, जर्मनी के या दूसरे स्थानों पे की गई हो, वहाँ पर आज भी रिमेम्बरेंस डे मनाया जाता है। आप देखिए कि हिटलर ने जिस तरह से यहूदियों के साथ किया था, वो कॉन्सेंट्रेशन कैंप बनाया गया था, कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल दिया गया था और बहुत सारी प्रताड़ना की गई थी, बहुत बुरी स्थिति में रखा गया था, बहुतों को मार दिया गया था, यहाँ तक कि कईयों का तो चमड़ा निकाल के जूते बना लिए गए थे। तो उसका आज भी जो होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे है वो शायद 27 या 28 जनवरी को होता है, दुनिया भर में मनाया जाता है। और ऐसे विचलित करने वाले फोटोग्राफ्स भी ट्विटर पर और दूसरे स्रोतों पर हम देखते हैं कि जिसको देखने की इच्छा नहीं होती, लेकिन देखने से ये होता है कि हम समझ सकते हैं कि जब ऐसा कोई वाकया होता है तो मानवता के साथ क्या कुछ हो सकता है। तो ये जो हमारे यहाँ भी हुआ था ना, देखिए आप मत भूलिए कि बहुत से जो ब्रिटिश पुलिस अधिकारी थे या ब्रिटिश फौजी थे जो उस समय जिन्होंने देखा था यहाँ पर रहकर, वो एक बात और कोट करते हैं कि उन्होंने ऐसे दृश्य द्वितीय विश्व युद्ध में देखे थे, तो जिस तरह की मानव प्रताड़ना हुई थी, तो जो द्वितीय विश्व युद्ध में यूरोप ने देखा था वो भारत ने 1947 के विभाजन में देखा था। और आप ये देखिए ना कि लगभग 2 करोड़ के आसपास लोग डिस्प्लेस हुए थे उस समय में। उस कालखंड में पूरे साउथ एशिया को, जिसके अंदर नेपाल भी आ गया, श्रीलंका भी आ गया, भूटान भी आ गया, इन सब, बर्मा भी आ गया, इन सबको भी मिला ले तो नॉट मोर देन 35 करोड़ जो थी वो जनसंख्या थी। तो पूरे जो सब कॉन्टिनेंट में 35 करोड़ की जनसंख्या का था, वहां 2 करोड़ लोग तो एक क्षेत्र विशेष से ही डिस्प्लेस हुए थे, जिसमें से ज्यादातर जो हुए थे वो या तो बंगाल से हुए थे या पंजाब से हुए थे। वो सबसे खतरनाक हालात भी वहीं पर हुए थे। तो ऐसी स्थितियों को यदि याद किया जाता है तो हम ये याद करते हैं कि जब एक दूसरे के प्रति नफरत बढ़ती है, जब एक दूसरे के प्रति जो गुस्सा और कट्टरता, धार्मिक कट्टरता बढ़ती है, तो मानवता के ऊपर क्या गाज गिरती है ये हमने देख लिया है और उसको बार बार याद करने की जरूरत है। देखिए, कोई पसंद नहीं करता सद्दाम हुसैन को, लेकिन सद्दाम हुसैन ने भी एक पुस्तक में लिखी थी आखिरी में, जब वो बंद थे वो फांसी के पहले, शायद द एम्परर इन हिज ओन पैलेस, ऐसा कुछ शीर्षक था। उसमें उसने एक बात लिखी है, उसको गौर करने की है कि उसमें वो लिखता है कि आपको किसी से भी नफरत नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप नफरत करते हैं तो आपका दिमाग ब्लॉक हो जाता है और फिर आप कुछ सोच नहीं सकते हैं। तो ये नफरत, धार्मिक कट्टरता, एक दूसरे के प्रति द्वेष, इसका क्या परिणाम होता है ये याद करना जरूरी है। इसलिए ये दिवस को बहुत पहले होना था, लेकिन देर आया भारत दुरुस्त आया, और मोदी जी को धन्यवाद इसके लिए। अच्छा, बंटवारे के वो जख्म, अगर बंटवारा चाहे वो परिवारों का हो चाहे वो दो देशों का हो,
कहीं से भी अच्छा नहीं होता। लेकिन बंटवारे के उन जख्मों के बारे में हमने देखा तो नहीं है, लेकिन हमने किताबों में ही पढ़ा है। जब भी हम पढ़ते हैं तो पढ़कर ही जो रूह है वो उससे रुकती है। कहीं ना कहीं बहुत ही खतरनाक वो मंजर था। और अब जब मोदी सरकार ने फैसला लिया है इसको विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाने के लिए, तो कहीं ना कहीं पिछली सरकारों ने इस तरह का फैसला नहीं लिया। पिछली सरकारों ने देर कर दी, जिसके बाद मोदी सरकार ने अब आकर के ये फैसला लिया है। तो कहीं ना कहीं पिछली सरकारों से चूक हुई है। देखिए, अब मैं बात करूंगा तो पॉलिटिकल हो जाएगी, मैं चाहता नहीं हूं, लेकिन आपने प्रश्न ऐसा किया तो मुझे उत्तर भी वैसा ही देना पड़ेगा। जी जी। जो हमारे यहाँ जो सरकार थी और जिस पार्टी की सरकार थी, उसके लोगों ने हाथ खड़े किए थे जब विभाजन की बात हो रही थी, और उनका भी उसमें कहीं ना कहीं योगदान था। चाहे मोहम्मद अली जिन्ना का ज्यादा था, लेकिन बिना कांग्रेस की मदद के और बिना कांग्रेस के उच्च नेता जो थे, जिसमें जवाहरलाल नेहरू भी थे, उन लोगों के हाथ उठाए और सहमति किए बिना नहीं हो सकता था। तो और आप मौलाना अबुल कलाम आजाद की जब पुस्तक पढ़ेंगे, इंडिया विंस फ्रीडम, तो उन्होंने एक चीज लिखी है कि नेहरू को कांग्रेस अध्यक्ष बनवाना मेरे जीवन की सबसे बड़ी पॉलिटिकल मिस्टेक रही, क्योंकि यदि नेहरू की जगह पटेल बन जाते तो शायद जो कैबिनेट एक्शन प्लान आया था उसका पालन हो जाता, और उसके ऊपर उसकी वजह से विभाजन कम से कम इस देश का बच जाता। तो ये लोग कैसे मनाएंगे? इन लोगों के तो ऊपर खुद के, जब आपके खुद के चेहरा काला है और वो निशान, आप खून के निशान आपके खुद के कपड़ों पर है, तो आप क्यों मनाओगे? अब आज जो सरकार है और आज जो प्रधानमंत्री है, उनका कोई इतिहास इस प्रकार का नहीं है विभाजन को लेकर, या इस पार्टी ने कभी कुछ ऐसा विभाजन के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो आज की जो सरकार है वो एक निष्पक्ष कॉन्टेक्स्ट में, देश हित में और मानवता के हित में फैसले ले पा रही है, इसलिए लिया। अच्छा, एक और अहम सवाल मैं पूछना चाहूँगा आपसे। दरअसल बंटवारा हुआ था, बंटवारा हुए बहुत लंबा वक्त भी हो गया, लेकिन धर्म के आधार पर बंटवारा, अब खैर ये बहुत पहले की बात है, इस पर जाना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप इतनी अच्छी जानकारी हमें दे रहे, तो मैं आपसे ये चीज़ समझना चाहूँगा, क्या केवल सिर्फ एकमात्र आधार बंटवारे का धर्म ही रह गया था? क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं निकाला जा सकता था उस वक्त? देखिए, जो कैबिनेट एक्शन प्लान था ना, वो उसमें कहीं ना कहीं इस चीज को रोका जा सकता था, और हुआ ये था कि सारे खेमे, चाहे कांग्रेस हो या दूसरे खेमे हो, सब उस पर मान गए थे। लेकिन नेहरू जी जो थे वो कुछ समय पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, और वो मुंबई के टूर पे गए थे। उस समय बम्बई कहते थे, बॉम्बे कहते थे, तो बॉम्बे के टूर पर थे वो। और जब पत्रकारों ने उनसे पूछा तो उन्होंने उसको सीधे मना कर दिया था कि नहीं, हम इसको मंजूर नहीं करेंगे। और जब फिर वो बाद में कांग्रेस पार्टी में भी इसके ऊपर विरोध हुआ, तब भी वे अड़ गए इस बात पर कि नहीं, अब मैं अगर बैक ट्रैक लूंगा, इंटर्न लूंगा, तो ये फिर अध्यक्ष की जो अवमानना होगी, अध्यक्ष की गरिमा धूमिल होगी। उस बात पर अड़ गए कि नहीं, मैं हम उसको कैबिनेट एक्शन प्लान को नहीं मानेंगे, लेकिन अगर मानते तो शायद विभाजन नहीं होता। और इसीलिए मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इंडिया विंस फ्रीडम में लिखा है ये बात। तो ये भी याद रखिए कि मौलाना आजाद की वो पुस्तक जो थी, उसके इन हिस्सों को तो पब्लिश नहीं होने दिया था कांग्रेस के सरकारों ने। काफी लंबी जो जुस्तजू हुई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वर्डिक्ट के बाद वो पब्लिश हुई अपने रियल फॉर्म में, जिसमें मौलाना आजाद ने लिखा कि यदि पटेल बनते तो वो कैबिनेट एक्शन प्लान को मानते, तो शायद देश का विभाजन नहीं। गुरुजी जी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और खबर मैं लेना चाह रहा हूं। दरअसल मैं पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान के बारे में जिक्र करना चाह रहा हूं। उस खबर को लेकर के भी मैं आपकी राय लूंगा। दरअसल पिछले दिनों भारत की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक हुई थी, जिसमें तालिबान की क्रूरता का मुद्दा जोर शोर से उठा था। उधर भारत, अमेरिका और ब्रिटेन ने भी अपने लोगों को तालिबान से निकालने के लिए सैनिकों को भेजने की बात कही। इसके बाद से तालिबान के सुर बदलने शुरू हो गए हैं। तालिबानी प्रवक्ता मोहम्मद सुहेल शाहीन ने एक बयान में कहा है कि भारत या किसी भी देश के खिलाफ अफगानिस्तान की जमीन का प्रयोग नहीं होगा। तालिबान किसी को भी अफगानिस्तान की जमीन का प्रयोग करने की इजाजत नहीं देगा, फिर चाहे वो पड़ोसी राज्य ही क्यों ना हो। दूसरी तरफ साफ तौर पर कहा है, दूतावासों और राजनयिकों को कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कहा है कि तालिबान पहले भी ये बात कह चुका है कि अफगानिस्तान में अन्य देशों के दूतावासों और राजनयिकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, ये तालिबान का वादा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से
सेना भेजने की बात की जा रही है। अगर भारत की सेना अफगानिस्तान आती है तो ये अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अन्य देशों की सेना भी अफगानिस्तान आई थी, लेकिन उनका क्या हश्र हुआ ये भारत अच्छी तरह से जानता है। तो गुलरेज जी, आपसे ही मैं इस मुद्दे पर बात करना चाहूँगा, आपसे ही समझना चाहूँगा। दरअसल अफगानिस्तान में जो चल रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है, पूरा अफगानिस्तान करा रहा है, वहाँ महिलाओं के साथ क्या सलूक किया जा रहा है पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन अब तालिबान के सुर बदले बदले से नजर आ रहे हैं, ऐसा क्यों? थोड़े से डिप्लोमेटिक हो गए ये लोग, क्योंकि इन लोगों ने रशिया चले गए, ये चाइना चले गए, कतर चले गए, तो इन्होंने थोड़ी दुनिया देख ली है, इसलिए डिप्लोमेटिक बातें कर रहे हैं। लेकिन आई डोंट ट्रस्ट तालिबान पर मुझे विश्वास नहीं है कि ये जो बोल रहे हैं उसका पालन करेंगे, तो इसलिए केयरफुल रहने की जरूरत है। जहां तक अफगानिस्तान की सिचुएशन है वो तो दिन प्रतिदिन डिटोरिएट होती हुई दिख रही है, और मैं इसमें घनी सरकार को भी कोई कंसेशन नहीं दूंगा। कहीं ना कहीं लेक ऑफ लीडरशिप है, क्योंकि 20 साल तक जिस फौज को अमेरिका ने प्रशिक्षित किया, अपना इक्विपमेंट दिया, वो जो बिना लड़े ही एक के बाद एक शहर इनके हवाले करती जा रही है, उसके दो कारण हैं। या तो भयानक करप्शन हुआ है, इतना भयानक करप्शन हुआ है कि करप्शन की वजह से जो लेजिटिमेसी होती है सरकार की अपने सैनिकों के ऊपर, वह भी खत्म हो जाती है। आप समझिए कि यदि जो कोर कमांडर है वही शस्त्रों को बेचने लग जाए तालिबान को या अपने विरोधियों को, तो कौन सैनिक अपनी जान पर खेल के लड़ेगा? या फिर दूसरी बात यह है कि वो सैनिकों की विश्वसनीयता कितनी है, क्या वो प्रोफेशनल है या नहीं, एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है मेरे हिसाब से गनी साहब की लीडरशिप पर, कि लीडरशिप क्या कर रही है कि एक के बाद एक ताश के पत्तों की तरह शहर जीतते जा रहे हैं। जहां तक भारत का विषय है, मैं सोचता हूँ भारत को रुकना चाहिए, वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनानी चाहिए। इंटरनेशनल समुदाय क्या कर रहा है, काबुल किस तरह से लड़ता है, या ऐसे ही काबुल भी उनके लिए समर्पित हो जाता है। फिर कुछ ऐसी भी बातें आ रही हैं कि नॉर्दर्न अलायंस के लीडर्स से भी कुछ सेक्शंस की बात चल रही है। गवर्नमेंट पे पीस प्लान कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता, पावर शेयरिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो अभी जो है ना, वेट एंड वॉच, ठहरो और वॉच करने वाली पॉलिसी अपनाना चाहिए। कुछ लोग हमसे भी सोशल मीडिया पे पूछते हैं कि भारत क्यों नहीं अफगान सेना को शस्त्र देता है। मेरा उत्तर यही रहता है, क्या हम ऐसी सेना को शस्त्र दें जो बिना लड़े ही अपने आप को सरेंडर कर रही है और शस्त्र भी उनको दे रही है? हमने देखा किस तरह से अमेरिकन हमवीज हुए, अमेरिकन वेपन्स हुए, यूएवीज हुए, वो तालिबान के कब्जे में आ गए, हेलीकॉप्टर्स कब्जे में आ गए। तो आज की स्थिति में यदि भारत हथियार भी देता है तो वो हथियार किसके हाथ में जाएंगे नहीं पता है, क्योंकि जब सेना जो है बिना लड़े ही सरेंडर कर रही है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी सेना को हथियार देने की जरूरत है। अच्छा गुलरेज जी, एक और चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगा। जब आप अपनी बात कह रहे थे तो आपने शुरुआत में जिक्र किया था कि तालिबानी जो हैं डिप्लोमेटिक हो चुके हैं। आपसे एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा यहाँ पर, चलिए सैन्य हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन दूसरा कोई और तरीका नहीं है क्या कोई डिप्लोमेटिक तरीके से इसका समाधान नहीं निकल सकता है? जो गनी सरकार है वो तो पूरी तरह से घुटने टेकती हुई नज़र आ रही है, और अगर काबुल भी चला गया तो फिर तो समझ लीजिए कि एक तरह से तालिबान का कह सकते हैं कि अफगानिस्तान पर पूरी तरह से कब्जा हो जाएगा। 65% से ज़्यादा शहरों पर पहले ही कब्जा हो चुका है। तो कोई डिप्लोमेटिक तरीका नहीं हो सकता है क्या? नहीं, कुछ खबरें तो ऐसी आ रही हैं कि जो नॉर्दर्न अलायंस था, देखिए जो वर्तमान में सरकार है, चाहे घनी सरकार है या उससे पहले हामिद करजाई की सरकार थी, ये सब नॉर्दर्न अलायंस के लोगों की ही सरकार है। नॉर्दर्न अलायंस वो था जो तालिबान से लड़ता था अहमद शाह मसूद की लीडरशिप में। अब नॉर्दर्न अलायंस के लोगों की भी कुछ चर्चा चल रही है कि किसी प्रकार से पीस हो सके और पावर शेयरिंग अरेंजमेंट हो सके, तो ये एक डिप्लोमेटिक को निकल सकता है। लेकिन मैं एक बात को कहता हूँ कि बहुत सी चीजें और भी समझने की जरूरत है। आप ये बताइए कि मैं तो अमेरिका के ऊपर तो बात करूंगा, इसमें प्रश्न चिन्ह लगाऊंगा कि अमेरिका ने जिस प्रकार से एग्जिट की और अमेरिका ने उसके बाद B-52 बॉम्बर्स भेज के जो बम वर्षा की थी, एक आध दिन कर ली और फिर उसको रोक दी, तो कुछ क्या इनके बीच में अंडरस्टैंडिंग हुई है कि अमेरिका बिल्कुल बीच में नहीं आ रहा है, अब सैनिक भी भेजे तो अपनी इवैक्यूएशंस के लिए भेजे,
और एकदम से बगराम की एयरबेस से रात को जो बत्तियां बुझा दी 3-3:15 बजे, वो बिना जो वहां के गवर्नर थे या फिर वहां की जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको बगराम एयरबेस हैंड ओवर किए बिना ही निकल गए। उससे मालूम पड़ा कि सब जा चुके हैं। तो बहुत सी चीजें जो है ना उसको और एनालिसिस करने की जरूरत है कि इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय पर्दों के पीछे क्या चल रहा है। अब मैं आपसे एक अहम सवाल लेने वाला हूं। दरअसल इस्लामिक कट्टरपंथ को लेकर के मैं आपसे सवाल पूछूंगा। तालिबान अफगानिस्तान में क्या कर रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है। भारत को आपने कहा कि वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनानी चाहिए, भारत को देखना चाहिए, उसके बाद परखना चाहिए, उसके बाद ही कोई कदम उठाना चाहिए। लेकिन अगर जब इस्लामिक कट्टरपंथ का जिक्र होता है ना, तो भारत के लिए भी खतरा पैदा होता है। और कहीं देखने और समझने के चक्कर में देर तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि ज़रूरत कहीं ना कहीं एहतियात बरतने के साथ में सख्त कदम उठाने की भी है। नहीं, थोड़ा सा एक बार रिपीट करेंगे क्योंकि आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं है मेरे पास। मैं अपना सवाल दोहरा देता हूं। जिस तरह से दुनिया में इस्लामिक कट्टरपंथ बढ़ रहा है, आप तालिबान की बात कर लीजिए, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है पूरी दुनिया देख रही है। मैं कुछ और घटनाओं को भी इसमें जोड़ना चाहूँगा। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदू मंदिर तोड़े गए हैं, वहाँ पर हिंदुओं के साथ में लूटपाट और मारपीट की गई है। पाकिस्तान में हिंदू मंदिर तोड़े जाते हैं। इस तरह की खबरें लगातार सुर्खियों में रहती हैं। आवाज़ तो हम उठाते हैं, लगातार आवाज़ें भी उठती रहती हैं। आपने अफगानिस्तान के मुद्दे पर कहा कि भारत को वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनानी चाहिए, लेकिन जिस तरह से इस्लामिक कट्टरपंथ पूरी दुनिया भर में बढ़ रहा है, तो ऐसे में कहीं भारत के लिए भी तो खतरे की घंटी नहीं हो जाएगी बाद में? नहीं, आप ये देखिए ना कि देखिए हमारी सीमा लगती है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के माध्यम से अफगानिस्तान से, लेकिन यदि प्रैक्टिकली बात करें तो 1947 से डायरेक्ट कोई कॉन्फ्लिक्ट हमारा अफगानिस्तान से है नहीं। अब हमें अफगानिस्तान में जो कुछ भी होता है वो कैसे इफेक्ट कर सकता है, कश्मीर में हो सकता है। तो हमारे लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी ये है कि जो हमारी कश्मीर की सिक्योरिटी है, जो बॉर्डर सिक्योरिटी है, उसको बीफ अप कर दे। इसके अलावा कुछ हमको टेंशन नहीं वहां क्या हो रहा है। देखिए इसका सीधा इम्पैक्ट, जो नकारात्मक इम्पैक्ट जो पड़ोसी पाकिस्तान उछल रहा है उस पर पड़ने वाला है। इसके ऊपर हो सकता है सैंक्शंस भी लगे, वहां पर आतंकवाद की चीजें भी बढ़े, इस प्रकार के जो एलिमेंट्स है उनके जो मनोबल वहां पर उसमें उछाल आए, तो वो सब समस्या पाकिस्तान में होगी। भारत का उससे कोई लेना देना नहीं है। बस कश्मीर वाला जो हमारा क्षेत्र है वहां पर हम सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को बीफ अप कर दे, दैट इज ऑल। गुलरेज जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, आ रही है। हाँ गुलरेज जी, एक और अहम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। लेकिन तालिबान के साथ में पाकिस्तान के संबंधों का जिक्र जब भी होता है, तो हाल ही में पाकिस्तान सरकार झल्ला गई थी, साफ तौर पर कह रही है कि हमारे तालिबान के साथ में कोई संबंध नहीं है। जो ये सब आरोप लग रहे हैं वो राजनीतिक साजिश है। पाकिस्तान हर बार इस तरह से पल्ला झाड़ता रहता है। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर किस तरह से सैंक्शन पाकिस्तान को लेकर के टॉप ट्रेंड भी चल रहा था। तो ऐसे में जब पाकिस्तान एकदम से पल्ला झाड़ लेता है, तो फिर पाकिस्तान को घेरेंगे कैसे? अगर चाहे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर मुद्दा उठाने की बात भी हो, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हाथ में होना चाहिए ना कि पाकिस्तान को घेर पाए। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान और तालिबान हैंड इन ग्लव है, और पाकिस्तान की वजह से ही 20 साल तक तालिबान सरवाइव किया। आपको नहीं भूलना चाहिए कि एक वक्त था कि जो इनके पाकिस्तान के मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट होते थे वो कहते थे अफगानिस्तान जो है उनके लिए स्ट्रेटेजिक डेप्थ है कि कभी भारत से जंग होगी तो वक्त पड़ने पे वो पीछे जा सकते हैं अपने आप की स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। लेकिन हुआ रिवर्स ये हुआ कि अफगानिस्तान के तालिबान ने पाकिस्तान को अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ की तरह यूज किया और पाकिस्तान ने पूरा उसका समर्थन किया। पाकिस्तान में आप देखिए क्वेटा शूरा क्या है, आप ये समझिए ना, क्वेटा शूरा तो पाकिस्तान में बैठी है पूरी की पूरी तालिबान की। तो तालिबान और पाकिस्तान को आप अलग नहीं कर सकते, दोनों एक ही है। ये अलग अलग चेहरे दिखाने वाली बात है। तो पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसके मुंह में दो जुबान होती है। वो अमेरिका से कभी कुछ बोलता है, किसी और देश से कुछ और बोलता है, लेकिन दुनिया समझती है। इसीलिए आप देखिए कि अमेरिका ने उसकी जो फंडिंग होती थी उसको रोक दी है। आज के समय जो इमरान खान है वो वेट कर रहे हैं कि जो बाइडेन का फोन आएगा, लेकिन जो बाइडेन का फोन नहीं आ रहा है। और अभी मैंने बीच में ये भी पढ़ा था कि जो वहाँ के सेना अध्यक्ष है बाजवा, वो कभी मीडिया के एंकर्स हुए या एडिटर्स हुए या मीडिया घरानों के जो मालिक हैं उनके साथ अलग से मीटिंग कर रहे हैं, कभी बुद्धिजीवियों के साथ कर रहे हैं, कभी वे विपक्षी दलों के साथ कर रहे हैं, क्योंकि उनको शायद लग रहा है कि ऐसा हो सकता है कि या तो पाकिस्तान के ऊपर यूएस कुछ सैंक्शन लगा दे या फिर ये भी हो सकता है दूसरी तकलीफें दे। और मेरा ये मानना है, मार्क माय वर्ड्स, कि सितंबर में इनके यहाँ आईएमएफ आने वाला है बेलआउट के लिए, सितंबर में नहीं आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आईएमएफ नहीं आता है तो वर्ल्ड बैंक को पैसा नहीं मिलेगा।
जी जी, अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया गुलरीत जी तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए और अपने विचार AB स्टार न्यूज़ पर रखने के लिए। तो जिस तरह से गुलरीत जी ने भी बताया कि अफगानिस्तान में भले ही हालात ख़राब हैं, लेकिन वहाँ की सेना किस तरह से लड़ रही है वो अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या जो शासन तंत्र है उसमें करप्शन है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। किस तरह से एक के बाद एक शहर अफगानिस्तान के हाथ से निकल रहे हैं और कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। तो कुल मिलाकर हालात ये हैं कि आज की जो मौजूदा स्थिति है, ऐसे में हमारा जो पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान है वो कराह रहा है। कब काबुल पर तालिबानियों का कब्जा हो जाए, कितनी जल्दी हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। और हालात ऐसे हैं कि अफगानिस्तान के लिए मुश्किलें बहुत सारी खड़ी हैं। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जो अफगानिस्तान है वो तालिबान रूपी मुसीबत से कैसे निपटता है। हालांकि निपट पाएगा इसके आसार कम ही नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए देश लाइव में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।